बहुत ही अवेटेड टॉपिक पर हम आपके सामने ये वीडियो लाए हैं। इक्विटी जैसे एसेट क्लास के साथ भी कंपैरिजन यहाँ पर होगा। जो पिछले 1-2 साल से हम देख रहे हैं गोल्ड में जो रैली आई है उसके पीछे बेसिकली 4 फैक्टर्स माने जाते हैं। ये एक सिंगल फैक्टर तो नहीं हो सकता गोल्ड के प्राइसेस में रैली आने के लिए। करंटली सेंट्रल बैंक्स का जो बाइंग का लेवल है वो बहुत ज्यादा है। यूएस फेड को अपने रेट्स कम करने पड़े तो उस समय गोल्ड ने काफी स्ट्रॉन्ग रैली दिखाई है। गोल्ड का यूएस डॉलर से क्या रिलेशन है? अगर हम ड्रॉडाउन्स देखें गोल्ड के इन द पास्ट तो वो काफी मेजर रह चुके हैं। सिल्वर को है ना जनरली कमोडिटी वर्ल्ड में गोल्ड ऑन स्टेरॉइड्स कहा जाता है। 14 इयर्स ऐसे थे जहां पर सेंसेक्स हैज गिवन नेगेटिव रिटर्न्स। इक्विटी एज एन एसेट क्लास इज गिविंग यू द रिटर्न्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। एक बहुत ही अवेटेड टॉपिक पर हम आपके सामने ये वीडियो लाए हैं। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि हम गोल्ड और सिल्वर पर एक वीडियो आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, कुछ एनालिसिस प्रेजेंट करेंगे, क्या रीजंस हो सकते हैं रैली के और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये रैली आगे सस्टेन होगी। इक्विटी जैसे एसेट क्लास के साथ भी कंपैरिजन यहाँ पर होगा। तो बहुत सारी डेटा ड्रिवन स्टैटिस्टिकल चीजें हैं यहाँ पर जिससे आपको एक आइडिया आएगा कि कैसे परफॉर्मेंस रहा है इन द पास्ट एंड एक इन्वेस्टमेंट अप्रोच पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड या सिल्वर या फिर कोई भी कमोडिटी को किस तरह से देखना चाहिए। तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप वीडियो एंड तक जरूर देखें एंड अगर आप इस वीडियो को लाइक कर दोगे तो हम और भी लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा सकते हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले समझ के कि गोल्ड की रैली के बिहाइंड की फैक्टर्स क्या है, राइट। तो जो पिछले 1-2 साल से हम देख रहे हैं गोल्ड में जो रैली आई है उसके पीछे बेसिकली 4 फैक्टर्स माने जाते हैं। सबसे पहला फैक्टर है कि सेंट्रल बैंक्स का बाइंग अराउंड द वर्ल्ड, तो वो एक मेजर फैक्टर है। सेकंड इज फॉलिंग इंटरेस्ट रेट्स, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट्स गिरती है तो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज पर आपको जो यील्ड मिलता है वो कम होने लगता है। तो ऐसे में गोल्ड जैसा एसेट क्लास थोड़ा सा ज्यादा फेवरेबल हो जाता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का बेसिक जो लॉजिक है वही यहाँ पर अप्लाई होता है। एक और चीज है वीकनेस इन यूएस डॉलर, क्योंकि बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स एंड इन्वेस्टर्स अराउंड द वर्ल्ड जब भी उनको एक सेफ बेट लेनी होती है दे जनरली बाय द यूएस डॉलर, यानी यूएस बॉन्ड्स वो खरीद लेते हैं। बट यूएस डॉलर अगर वीक होने लगे तो वो उनकी इन्वेस्टमेंट के लिए सही नहीं रहता। तो जब वीकनेस आती है यूएस डॉलर में तो थोड़ा बहुत फ्लाइट ऑफ कैपिटल जो है वो गोल्ड की तरफ भी जाने लगता है। और जो पॉलिटिकल टेंशन तो हमने पिछले 2-3 साल से देखे ही हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड मेनली स्पेशली इन द लास्ट 1 ईयर जब से डोनाल्ड ट्रंप हैज कम बैक एज प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, हम ये देख रहे हैं कि टैरिफ्स या फिर ओवरऑल अनसर्टेनिटी पूरी दुनिया में वो काफी ज्यादा है, जो इन्वेस्टर्स को पसंद नहीं आते। ये सारी चीजें जहां पर एक ही दिन में विथ अ सिंगल पॉलिसी चेंज चीजें बहुत सारी चेंज हो जाए। तो ये चारों फैक्टर्स को हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ऐसा हुआ है इनमें जिस वजह से ये रैली आई है। अब सबसे पहला फैक्टर था यहाँ पर सेंट्रल बैंक्स का बाइंग। तो आप जैसे इस चार्ट में देख सकते हो कि सेंट्रल बैंक्स का बाइंग 2022 के बाद बहुत स्ट्रांग नजर आया है, राइट। अब सेंट्रल बैंक्स बाइंग क्यों कर रहे हैं? एक तो उसके पीछे यूएस डॉलर का ही रीजन है, क्योंकि यूएस डॉलर के अल्टरनेटिव्स दुनिया में बहुत कम है। यूरो एक अनस्टेबल करेंसी है, चाइनीज युआन फुल्ली मार्केट ड्रिवन नहीं है। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स को या फिर एक ओवरऑल टेंडेंसी कि हम पैसा कहीं पार्क करना है तो कहाँ पार्क करें, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सोचते हैं। तो ऐसे में यूएस डॉलर नहीं तो गोल्ड की तरफ ज्यादा इन्वेस्टर्स का जो रीच है वो इस समय में बढ़ा है। अब जितना गोल्ड पूरी दुनिया में माइन होता है उसका बहुत ही मेजर पोर्शन सेंट्रल बैंक्स बाय कर रहे हैं एंड इस वजह से जो गोल्ड बचता है बाकी लोगों को बाय करने के लिए वो इस समय उसकी सप्लाई जो है वो डेफिसिट में है एंड इस वजह से प्राइसेस बढ़ते। सिंपल इकोनॉमिक्स है यहाँ पे। तो जैसे ही यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स वोलेटाइल होने लगे तो गोल्ड का अपील बढ़ गया सेंट्रल बैंक्स की ओर एंड इस वजह से जो गोल्ड का बाइंग है फ्रॉम सेंट्रल बैंक्स वो वहां से बढ़ने लगा। बट एक इंटरेस्टिंग थिंग यहां पर नोट करने जैसा ये है कि आप चार्ट में से भी ये देख सकते हो कि ड्यूरिंग अ फेज ऑफ 2000 टू 2008-9 जब गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे थे, काफी अच्छी रेट से बढ़ रहे थे, उस समय सेंट्रल बैंक्स वर एक्चुअली सेलिंग गोल्ड एंड स्टिल गोल्ड प्राइसेस वर गोइंग अप। उसके बाद 2013-14 के बाद अगर हम देखें तो उस टाइम पर सेंट्रल बैंक्स हैड टर्न्ड बायर्स ऑफ गोल्ड आफ्टर द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, लेकिन गोल्ड उस समय उतना नहीं बढ़ा। स्पेशली 2011 में जब एक मेजर रैली खत्म हुई उसके बाद फॉर मेनी इयर्स गोल्ड वाज एक्चुअली एन अंडर परफॉर्मर। तो एक तरीके से कंक्लूजन ये है कि ये एक सिंगल फैक्टर तो नहीं हो सकता गोल्ड के प्राइसेस में रैली आने के लिए। यस, ये बात जरूर सही है कि करंटली सेंट्रल बैंक्स का जो बाइंग का लेवल है वो बहुत ज्यादा है एंड इससे बचे हुए मार्केट के लिए जो गोल्ड है वो कम बचता है एंड दैट इज वन रीजन व्हाई गोल्ड हैज रैलीड सो स्ट्रांगली इन द लास्ट 2 years। सेकेंड फैक्टर की बात करते हैं, गोल्ड प्राइस एंड द मूवमेंट ऑफ फेड इंटरेस्ट रेट्स। तो लाइक आई सेड जनरल टेंडेंसी ये होती है कि जब यूएस फेड रिजर्व रेट्स कट करेगा तो गोल्ड थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर होते जाएगा। अब ये थियरी है, राइट।
अब इस ये प्रैक्टिकली 21st सेंचुरी में कब कब सही हुई है, तो अगर 2003 से 7 वाला आप फेज देखोगे तो उस समय यूएस फेड ने अपने रेट्स जो है वो बढ़ाए थे क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, तो उनको उस समय रेट्स बढ़ाने पड़े, बट स्टिल गोल्ड रैलीड। तो इनवर्स रिलेशनशिप जो है बिटवीन गोल्ड एंड यूएस फेड रेट्स वो वहां पर ट्रू होल्ड करता हुआ नहीं नजर आया। 2008-2011 जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद यूएस फेड को अपने रेट्स कम करने पड़े तो उस समय गोल्ड ने काफी स्ट्रांग रैली दिखाई है, तो क्लासिक इनवर्स रिलेशनशिप वहां पर हमें देखने को मिला है। 2016 से 2019 रेट्स बढ़ने लगे, यूएस फेड ने अपने रेट्स बढ़ाए थे उस समय, बट गोल्ड हैड हेल्ड स्टेडी, सो एक वीक कोरिलेशन हमें वहां पर भी नजर आता है। इन शॉर्ट, जो रिलेशन है बिटवीन गोल्ड एंड यूएस फेड रेट्स वो कंसिस्टेंट नहीं है, इट शिफ्ट्स विद इन्फ्लेशन, डेट एंड अदर फैक्टर्स, राइट। सो नेक्स्ट अब हम समझते हैं कि गोल्ड का यूएस डॉलर से क्या रिलेशन है। इसके लिए हमारे पास है यूएस डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स वो मेट्रिक है जिससे हम यूएस डॉलर की वैल्यू को जांच सकते हैं कंपेयर टू अदर टॉप 5 करेंसीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जब यूएस डॉलर इंडेक्स बढ़ता है दैट मींस यूएस डॉलर इज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर, एंड जब ये डॉलर इंडेक्स घटता है दैट मींस यूएस डॉलर इज बिकमिंग वीकर। तो जनरल टेंडेंसी ये है कि जब डॉलर इंडेक्स कम होगा यानी यूएस डॉलर वीक होगा तब गोल्ड बढ़ेगा। दैट इज द थ्योरेटिकल इनवर्स रिलेशनशिप इन प्ले। तो 2001 से 2008 तक डॉलर एक्चुअली वीक होने लगा था एंड गोल्ड रैलीड शार्पली ड्यूरिंग दिस टाइम। तो जो इनवर्स रिलेशनशिप है वो वहां पर कंप्लीटली ट्रू होल्ड कर चुका है। 2009 से 11 तक डॉलर हैड रिमेन्ड सॉफ्ट, यानी डॉलर ज्यादा बढ़ा नहीं, एंड गोल्ड स्टिल सर्ज टू रिकॉर्ड्स हाई, सो रिलेशनशिप स्टिल हेल्ड स्ट्रांग देयर। मेन यहाँ पर इशू आता है 2020 से लेकर 2024 तक, जहां पर एक्चुअली डॉलर हैड स्टेड फर्म एंड डॉलर थोड़ा बहुत इंप्रूव हुआ था अंटिल डोनाल्ड ट्रम्प बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। उस समय भी इन स्पाइट ऑफ दीज फैक्टर्स लाइक डॉलर बिकमिंग स्ट्रांग, गोल्ड एक्चुअली रैली कर रहा था, राइट। आफ्टर द पैंडेमिक इफ यू रिमेंबर गोल्ड रैली कर चुका था एंड 2023 के बाद अगेन इट हैड अ स्ट्रांग रैली जो अब तक चलती आ रही है। तो इन शॉर्ट, गोल्ड और डॉलर यूजुअली अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं बट नॉट ऑलवेज, राइट। एक और चीज जिसकी हमें बात यहां पर करनी है वो ये है कि गोल्ड जैसे एसेट क्लास को लेकर इन्वेस्टर्स का कई बार एक मिसकंसेप्शन होता है कि ये एक ऐसा एसेट है जो ज्यादा करेक्ट नहीं होगा। हाँ, हो सकता है मुझे रिटर्न्स बहुत ना मिले पर यहां से गोल्ड के प्राइसेस कम तो नहीं हो सकते, ऐसी एक टेंडेंसी कई बार आती है क्योंकि हमारे दिमाग में रीसेंसी बायस हमेशा बहुत ज्यादा होता है एंड जब तक हमने वो फेज देखा नहीं होता तब तक हमें लगता है कि ऐसा नहीं होगा, राइट। तो अगर हम ड्रॉडाउन्स देखें गोल्ड के इन द पास्ट तो वो काफी मेजर रह चुके हैं, राइट। इस चार्ट में आप देख सकते हो कि किस तरह के ड्रॉडाउन्स गोल्ड के प्राइसेस ने देखे हैं। जो आप रेड बॉक्सेस में आंकड़े देख रहे हैं ये 3 ईयर रिटर्न है फ्रॉम गोल्ड एज एन एसेट क्लास। ये रिटर्न्स हालांकि यूएस डॉलर में है तो इससे 2-3% बेटर रिटर्न्स आईएनआर में इंडियन इन्वेस्टर्स को मिले हैं ड्यूरिंग दीज टाइम्स। तो अगर हम 80s 90s के बाद भी अगर देखें तो ऐसे भी टाइम्स रहे हैं मार्केट में जहां पर गोल्ड हैज एक्चुअली कम डाउन बाय 42% फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई, राइट। 15% का 3 ईयर CAGR रिटर्न्स गोल्ड ने दिया है। तो देयर हैव बीन टाइम्स जब गोल्ड अपने टॉप से काफी करेक्ट हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि वी कैन नॉट कंप्लीटली इग्नोर द पॉसिबिलिटी कि गोल्ड यहां से मेजर करेक्शन नहीं देखेगा, ऐसा हो चुका है पास्ट में, राइट। तो अब अगर हम इक्विटी और गोल्ड की साइकिल को कंपेयर करें इन द 21st सेंचुरी यानी पिछले 25 सालों में इक्विटीज एंड गोल्ड ने कैसे बिहेव किया है, इस पर एक सिंपल सा एनालिसिस मैं आपके सामने यहां पर दिखा रहा हूं। सो 2001 से 2010 अगर आप देखें तो इस समय में गोल्ड ने 17.7% CAGR रिटर्न्स दिए। इस समय निफ्टी 50 TRI टोटल रिटर्न इंडेक्स जो है वो 14.3% रहा, निफ्टी 500 TRI वाज 15.5%। ओवरऑल दोनों गोल्ड और इक्विटीज दोनों ने ही यहां पर स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को दिए। 2011 से लेकर 2018 वाला जो फेज था वहां पर गोल्ड ने सिर्फ 2.5% के रिटर्न्स दिए ओवर अ 7 ईयर पीरियड। दीज आर एनुअल रिटर्न्स जो इंडियन इन्वेस्टर्स को मिले। सो यहां पर हम रुपी डेप्रिसिएशन को भी इन फैक्टर ले रहे हैं, राइट। क्योंकि इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए गोल्ड का एक बड़ा एडवांटेज ये होता है कि जितना रुपी डेप्रिशिएट होगा उतना गोल्ड की वैल्यू और बढ़ते जाती है, राइट। तो रुपी डेप्रिसिएशन हमेशा से इंडियन इन्वेस्टर्स को एक बहुत बड़ा फायदा रहा है गोल्ड के इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट इंस्पाइट ऑफ रुपी डेप्रिसिएशन 2011 से 2018 इस समय में सिर्फ 2.5% का रिटर्न गोल्ड ने दिया है। इन द सेम फेज निफ्टी 50 TRI ने 14.4% रिटर्न्स दिए, निफ्टी 500 TRI ने 15.6% रिटर्न्स दिए एंड लार्ज मिड स्मॉल यानी एक हम मल्टी कैप अप्रोच अगर देखें 50% लार्ज कैप, 25% मिड कैप एंड 25% स्मॉल कैप, ऐसे अप्रोच से जाएं तो 17.1% के रिटर्न्स उस फेज में मिले थे। 2019 एंड 20 यानी जब कोविड
का आउटब्रेक हुआ तब उस साल में गोल्ड ने 24.4% के रिटर्न्स दिए, जबकि निफ्टी 50 TRI, निफ्टी 500 TRI एंड लार्ज मिड स्मॉल कैप ऑल वर बिटवीन 12 to 14%। फिर आई नेक्स्ट रैली 21 से 25 टिल डेट गोल्ड हैज गिवन रिटर्न्स ऑफ 21.2%, जबकि निफ्टी ने 14.5%, निफ्टी 500 TRI ने 17 और एक मल्टी कैप अप्रोच ने लगभग 20% के रिटर्न्स दिए हैं, राइट। अब आता है लॉन्गर टर्म फेज। अगर हम देखें सो 2001 से लेकर 2023 वो 23 सालों में गोल्ड का टोटल रिटर्न 12.4% था। 23 के एंड तक हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि अगर हम करंट रैली को अगर हम डिस्काउंट कर दे इसमें से, करंट रैली को अगर हम निकाले इसमें से, तो 2023 तक गोल्ड के रिटर्न्स कैसे थे कंपेयर टू अदर एसेट्स वो देखें तो क्लियर आउट परफॉर्मेंस इक्विटी क्लास में ओवरऑल नजर आ रहा है, जब निफ्टी 50 TRI, निफ्टी 500 TRI एंड लार्ज मिड स्मॉल तीनों ने ही अराउंड 15 से 16% के रिटर्न्स दिए, जबकि गोल्ड ने 12.4% दिए हैं। अब 2001 से लेकर 2025 यानी टिल डेट के अगर गोल्ड रिटर्न्स भी देखें तो वो 14.3% ऑन अ कंपाउंडेड बेसिस रहे हैं, जबकि निफ्टी 50 TRI इटसेल्फ इज अ लिटिल आउट परफॉर्मिंग gold right now at 14.4%, Nifty 500 TRI is at 15.7 and large mid small cap is around 16%। अब ये जो large mid small cap है इसके केस में एक कैविएट है यहाँ पर कि ये इंडेक्स जो है that is in place since 2005, तो 2005 से लेकर कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न्स जो है वो 16% के रहे। सो ओवर द लॉन्ग टर्म gold and equities have delivered comparable returns but in different cycles, and in spite of this rally equities have actually outperformed gold over the last 25 years। तो इन कंक्लूजन अगर हम गोल्ड के बारे में बात करते हुए ये कहें कि मल्टीपल फैक्टर्स का कॉन्फ्लुएंस लगता है अगर गोल्ड के प्राइसेस बढ़ने हैं तो, क्योंकि एनीवे कोई भी चीज के प्राइस बढ़ने के बाद उसे जस्टिफाई करना बहुत ईजी है, बट हम अगर पास्ट देखें तो हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि ऐसा नहीं है कि कोई एक रिलेशनशिप इज होल्डिंग ट्रू एवरी टाइम, राइट। सो देयर इज नो गारंटीड एविडेंस कि ये फैक्टर्स ऑलवेज रिजल्ट इन गोल्ड डूइंग वेल, इसलिए इट्स बेस्ट फॉर इन्वेस्टर्स टू एक्चुअली अवॉइडिंग टू स्पेक्यूलेट ऑन गोल्ड कैसे मूव होगा। इट नीड्स टू बी केप्ट एज एन अनचेंज्ड पार्ट ऑफ योर ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, बिकॉज गोल्ड का एलोकेशन एक जनरल पोर्टफोलियो में इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि 10-15% का एलोकेशन उस थॉट से इन्वेस्टर्स जो है वो फंक्शन कर सकते हैं, बट ओवर एलोकेशन यहाँ पर एक मेजर इशू हो सकता है। अगर गोल्ड की रिसेंट रैली देख के अगर आपको लग रहा है कि गोल्ड का एलोकेशन मुझे 10-15 से अभी 30-35-40% कर देना चाहिए, then that is something that investors should avoid doing। अब जहां गोल्ड की भी बात होती है तो कई बार इन्वेस्टर्स से हमें ये डाउट भी आया है कि सिल्वर के बारे में आप बताइए, क्योंकि सिल्वर के प्राइसेस बहुत बढ़ रहे हैं। सिल्वर को है ना जनरली कमोडिटी वर्ल्ड में गोल्ड ऑन स्टेरॉइड्स कहा जाता है, मतलब गोल्ड जैसी मूवमेंट होगी लेकिन मच मोर इसका वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा होगा, इसकी रिस्क, इसके मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा होंगे कंपेयर टू गोल्ड। तो यूएस डॉलर्स में अगर हम देखें ना तो सिल्वर के प्राइसेस 2011 के बाद अब पहली बार वापस सेम लेवल पर पहुंचे हैं। इस चार्ट्स के आप देख सकते हो कि 2011 तक एक बहुत ही स्ट्रांग रैली सिल्वर के प्राइस में दिखी थी इन यूएस डॉलर टर्म्स ऑफ कोर्स, उसके बाद एक मेजर करेक्शन आया एंड अब जाकर आफ्टर 14 इयर्स जो यूएस डॉलर्स में सिल्वर के प्राइसेस है वो अब फाइनली उसी लेवल्स पर पहुंचे हैं। ऑफ कोर्स इंडियन इन्वेस्टर्स का रिटर्न इतना बुरा नहीं था बिकॉज ऑफ रूपी डेप्रिसिएशन, बट द फैक्ट रिमेन्स कि पिछले 14 इयर्स में इंडियन इन्वेस्टर्स ने जो भी पैसा सिल्वर में कमाया है वो सिर्फ रूपी डेप्रिसिएशन की वजह से ही है। कमोडिटी की कॉस्ट नहीं बढ़ी है, राइट, कमोडिटी की प्राइस इस दौरान बिल्कुल नहीं बढ़ी है। अब सिल्वर की बहुत सारी थियरीज प्रोपेगेट की जाती है, उसमें से एक ये है कि सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूज बहुत ज्यादा है तो उस वजह से उसके प्राइसेस बढ़ते रहेंगे, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत बड़ी डिमांड जो है वो एब्जॉर्ब करते रहेगा। तो यहाँ पर हमें एक चीज का ध्यान हमेशा रखना है कि अगर हम रिजर्व्स देखें गोल्ड और सिल्वर के कि कितने टोटल माइंड रिजर्व्स हैं और कितने अंडरग्राउंड रिजर्व्स हैं, तो हमें यहाँ पर पता चलेगा कि सिल्वर का जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू गोल्ड। अब इससे क्या होगा कि अगर डिमांड बहुत बढ़ने लगी तो जो माइनर्स है, माइनिंग कंपनीज है, वो इजीली सिल्वर का सप्लाई बढ़ा सकते हैं जिससे प्राइसेस चेक में रह सकते हैं। तो ये एक बड़ा इशू है अगर हम सिल्वर को एज अ कमोडिटी देख रहे हैं फ्रॉम अ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि गोल्ड के केस में एटलीस्ट द थिंग इज कि उसका सप्लाई बहुत लिमिटेड है अर्थ में, बट सिल्वर के केस में दैट्स नॉट रियली द केस, राइट। एक और चीज इंडस्ट्रियल यूज की जहां पर हम बात कर रहे हैं तो एक चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि सिल्वर का यूज सोलर सेल के पैनल्स में होता है, राइट, बट सोलर सेल्स बनाने की टेक्नोलॉजी बहुत इवॉल्व हो रही है। इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि कैसे एक PERC नाम की टेक्नोलॉजी से सोलर सेल्स पहले जो है सोलर पैनल्स बनाए जाते थे, अब उस टेक्नोलॉजी पर जो डिपेंडेंस है वो कम होते जा रहा है एंड अदर टेक्नोलॉजीज लाइक टॉपकॉन
वो यहाँ पर आने लगी है। अब ये जो टेक्नोलॉजीज है ना, ये सिल्वर बहुत कम यूज करती है, राइट। तो आप देख सकते हो ये जो रेड लाइन है यहाँ पे, वो दिखाती है कि कितना एवरेज डिमांड है सिल्वर का इन फोटोवोल्टाइक सेल्स। तो सोलर सेल्स का पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, सोलर सेल्स का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लेकिन पिछले 3-4 सालों में सिल्वर का यूसेज इन दीज इज ऑलमोस्ट फ्लैट, क्योंकि जो भी नए सोलर पैनल्स बन रहे हैं उसमें सिल्वर का यूसेज अब कम होने लगा है बिकॉज ऑफ द न्यूअर टेक्नोलॉजी, राइट। तो ये चीजें हमें ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इक्विटीज की तरफ आते हैं, राइट। तो ये एक चार्ट है अबाउट द रिटर्न्स ऑफ बीएसई सेंसेक्स इन द लास्ट ऑलमोस्ट 40 ईयर्स, 46 ईयर्स, जब से सेंसेक्स ये इंडेक्स आया है इन 1979, तब से यू कैन सी कि ये ईयरली रिटर्न्स है सेंसेक्स के, जो हर साल इस कॉलम में 1 ईयर कॉलम में यहाँ पर पॉपुलेट किए गए हैं। अब इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर ये है कि आउट ऑफ 46 ईयर्स 14 ईयर्स ऐसे थे जहाँ पर सेंसेक्स हैज गिवन नेगेटिव रिटर्न्स। पर अगर हम 3 ईयर CAGR देखें, 5 ईयर CAGR देखें, तो ये सारे CAGR हमने उस ईयर से यहाँ पर पॉपुलेट किए हैं, एंड 20 ईयर CAGR भी यहाँ पर लगाया गया है। तो अगर हम नेक्स्ट फेज में जाते हैं, 1 ईयर से लेके 3 ईयर्स फेज में जाते हैं, तो ओवर 3 ईयर्स लॉस करने की प्रोबेबिलिटी कितनी रही है? इन द लास्ट 44 ईयर्स ओनली 7 टाइम्स आप 3 ईयर बेसिस पर एक लॉस कर रहे हो बाय इन्वेस्टिंग इन सेंसेक्स। अगर आप इन्वेस्टिंग ड्यूरेशन 5 ईयर्स कर देते हो तो उस केस में क्या होता है, 5 ईयर टाइम बेसिस पर यू आर मेकिंग अ लॉस ओनली इन 3 ईयर्स आउट ऑफ 42, राइट। अगर आप 10 ईयर CAGR देखते हो, 10 ईयर के बेसिस पर कैसे परफॉर्मेंसेस है, तो सिर्फ एक साल में आउट ऑफ 37 यू आर गेटिंग नेगेटिव रिटर्न्स इन इक्विटी। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द ईयर्स आपके जो रिटर्न्स है वो डबल डिजिट है ओवर 10 ईयर्स। ओवर 20 ईयर्स किसी भी साल में लॉस नहीं आता। आउट ऑफ 27 ईयर्स देयर इज नॉट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर यू हैव मेड अ लॉस इन इक्विटीज ओवर अ 20 ईयर ड्यूरेशन। इनफैक्ट सिंगल डिजिट के रिटर्न्स ओवर 20 ईयर्स आर ओनली 3 और 4 केसेस, राइट। तो ओवरऑल सेंसेक्स ने बेसिकली ओवर दीज 46 ईयर्स 15.56% का CAGR दिया है, इफेक्टिवली डबलिंग एवरी 4.5 to 5 ईयर्स, राइट। डिस्पाइट वोलेटिलिटी, इंडिया का जो GDP ग्रोथ है दैट रिमेन्स रेजिलियंट बिटवीन 5.6 to 6.7% इन रिसेंट डेकेड्स, एंड इन्फ्लेशन स्टेडीली मॉडरेट हुआ है फ्रॉम द हायर लेवल्स इन 80s and 90s टू समवेयर अराउंड 3-4% ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस राइट नाउ। तो सस्टेन्ड रियल GDP ग्रोथ, डिक्लाइनिंग इन्फ्लेशन एंड फेवरेबल डेमोग्राफिक्स, ये कुछ चीजें हैं जिससे कंसिस्टेंट इक्विटी रिटर्न्स एंड वेल्थ क्रिएशन का एक बैकबोन ये रहा है, राइट। तो वो एक्चुअली बहुत ही इन सिंक है विथ हाउ द इंडियन इकोनॉमी हैज ग्रोन। इस टेबल में आप देख सकते हो कि इंडिया की डेकेडल ग्रोथ, यानी हर डेकेड में इंडिया की GDP ग्रोथ कितनी रही है एवरी ईयर। सो फॉर एग्जांपल इन द 80s इंडिया की GDP ग्रोथ ऑन एन एवरेज वाज हाउ मच, 5.7%। इन 90s इट वाज 5.8%, in 2000s it was 6.3, 6.7 and 5.6 up till now, in the 5 years up till now. डेकेडल इन्फ्लेशन इंडिया का कुछ इस प्रकार है, 8.5, 9.5, 6.1, 6.3 एंड 5.1%। तो दोनों को अगर हम मिलाए, यानी नॉमिनल GDP ग्रोथ कितनी रही है, तो वो 14.2%, 15.3, 12.4, 13% एंड 10.7%, राइट। अब हम इसको कंपेयर करते हैं सेंसेक्स के रिटर्न से, क्योंकि एक सिंपल वे टू हैव एन एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न्स from equity as an asset class should be your real GDP growth plus the inflation. Nominal GDP growth should be your return expectations. तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि कैसे जहाँ पर फॉर एग्जांपल 90s में इंडिया का टोटल नॉमिनल GDP ग्रोथ ऑन एन एवरेज वाज 15.3%, तब सेंसेक्स ने 18% रिटर्न्स दिए। 12% ग्रोथ जब 2000s में थी, तब सेंसेक्स ने अराउंड 10% रिटर्न्स दिए। दिस इज इवन आफ्टर द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस बाय द वे, राइट। 2008 में हुआ, मार्केट्स 50% से गिर गए, फिर भी 2000s में यू हैव मेड अ 10% रिटर्न ऑन इक्विटीज। 2010s में 13% से नॉमिनल GDP ग्रोथ रही, वेयर एज सेंसेक्स गिव अ रिटर्न ऑफ 14.8%। तो आप क्लियर एक कोरिलेशन देख सकते हो कि ओवर द लॉन्गर टर्म equity as an asset class is giving you the returns of nominal GDP growth. So overall जो synchronization है वो हम यहाँ पर काफी clearly देख सकते हैं, जो हम commodity या किसी और asset class में नहीं देख सकते with regards to the reasons why they are increasing. Equity क्यों बढ़ रहा है, राइट। इक्विटी क्यों बढ़ रहा है, पिछले 40 ईयर्स में इक्विटी एज एन एसेट क्लास क्यों बढ़ा है, तो उसका एक सिंपल रीजन ये है कि इंडिया का GDP ग्रोथ प्लस इन्फ्लेशन दैट इज गिविंग यू दोज रिटर्न्स जो हमें इक्विटी के थ्रू दिख रहे हैं। तो यहाँ पर रिलेशनशिप काफी क्लियर है जब हम इक्विटीज को देखते हैं एज एन एसेट क्लास कंपेयर टू कमोडिटीज। एंड इसी वजह से लाइक आई सेड व्हाइल एनालाइजिंग गोल्ड ऑल्सो, कि हमें एसेट एलोकेशन जो है ना वो चेंज नहीं करना है इन स्पाइट ऑफ कमोडिटीज सीइंग सच अ साइकिल। इट इज इंपॉर्टेंट टू keep yourself away from any kind of FOMO.
सो दिस वॉज आवर वीडियो, जहाँ पर हमने ये कोशिश करनी चाहिए कि हम गोल्ड और सिल्वर के प्राइजेस, उनकी रैली, क्या रीजंस रहे हैं, उस पर थोड़ा सा ज़्यादा एम्फोसिस डालें, और यहाँ से अप्रोच इन्वेस्टर्स का क्या होना चाहिए उस पर एक एम्फोसिस डालने की कोशिश हमने इस वीडियो में आपके सामने की है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए एंड शेयर करें इस वीडियो को विद मैक्सिमम पीपल। हमारी वेबसाइट investchennai.in को विजिट करना मत भूलिए, बहुत अच्छे ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स यहाँ पर अवेलेबल है। सून देयर विल बी दिवाली ऑफर्स एज वेल, पर फिलहाल भी देर इज एन ऑफर गोइंग ऑन MP50, ये कूपन कोड यूज करने पर आपको स्टॉकोमीटर, फंडोमीटर एंड मॉडल पोर्टफोलियोज पर 50% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ऐसा चांस हमेशा नहीं आता हमारी वेबसाइट पर। तो अगर आप चाहें तो हमारे प्रोडक्ट सब्सक्राइब कर सकते हैं, डिस्काउंट कोड को यूज करना मत भूलिए MP50। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।